9/11 से उसी दिन मेरे पास शाम में एक आदमी आया और उसने कहा आप टीवी खोलिए। उन्होंने टीवी खोला एंड दे न्यू व्हाट हैज हैपनिंग। APS अटैक को भी कहते हैं कि जी ये हमारी फौज ने कराया ना, शर्म आनी चाहिए। APS अटैक में जो पीपल, आई कुड गिव यू नेम्स, आप नीचे चला दीजिएगा, चेचन्स, अफगान नेशनल्स, सऊदी नेशनल्स। 2014 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत एक्सट्रीम वाकया हुआ। TTP अलकायदा का एक जॉइंट ऑपरेशन था। कैसे घुसे, मतलब इंटरनेशनल तो एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट के पीछे एक रास्ता है जो कि सिविल एविएशन का है। तो ये जो 5 लोगों की टीम है ये जा रही है टू हाईजैक अ प्लेन। कोई आइडिया था कि कौन सा प्लेन हाईजैक करना चाह रहे थे? रैंडमली। मुंबई अटैक्स हमने नहीं कराए, अलकायदा ने कराए। व्हाट वुड बी दोज डॉक्यूमेंट्स दैट वी शुड गो लुक फॉर? पाकिस्तान क्यों करेगा ऐसी चीज, और वो पाकिस्तानी नेशनल्स यूज करेगा? तो पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट स्टेट वाज नॉट इन्वॉल्व, इट वाज अलकायदा। T24 में चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ, एब्सोल्यूट इनकॉम्पिटेंस। कराची यूनिवर्सिटी सुसाइड बॉम्बिंग जो चाइनीज सेंटर फॉर कंफ्यूशियस पे हुआ, who was involved in it, a Khatun who was a PhD student. The new terrorist or the new generation of terrorists is educated. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Ali K. Chishti is back on the podcast. अगर आपने इनकी पिछली podcast नहीं देखी तो you should definitely go and watch it. It's on the intelligence agencies of Pakistan. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you आने का वापस। Good to be back. And if you don't know, he's a CEO, he's an author, he's a counter-terrorism expert. So बहुत सारी चीज़ें हैं अली भाई जी। तो अली भाई आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि 2014 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत एक्सट्रीम वाकया हुआ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते और बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होती नहीं है। तो मैं भी ये समझना चाह रहा था कि उस ज़माने में ये हुआ क्या था। एंड बिफोर वी गेट टू दी अटैक इटसेल्फ, थोड़ा सा अगर आप हमें ये बताएं कि उस ज़माने में बैकड्रॉप क्या था, TTP का, पाकिस्तान की टेररिज्म सिचुएशन का, गवर्नमेंट की और फौज की हैंडलिंग ऑफ द टेररिस्ट कैसी थी, एंड देन विल गेट टू द एक्चुअल। 2013 की बात हो रही है। So I think if you open BBC to everybody, I was there on ground. I was quoted by all major news agencies in the world for this. अपना लेकिन आपको समझना होगा कि 2013 का जो अटैक हुआ क्या था, बैकग्राउंड उसकी ये थी कि सबसे पहले अगर आपको याद हो कि उससे 1-2 साल पहले मेहरान बेस अटैक हुआ जो कि पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशंस पे था, और वो जो था वो बेसिकली TTP ने करवाया था। उसमें कुछ इंसाइडर्स थे, उसमें आई थिंक कोई 13 TTP मेंबर्स थे जिन्होंने बाब वायर तोड़ा एक अपना बना के, और PC ओरियन हमारा जहाज़ जो है वो उसे तबाह किया और इंश्योरेंस से वो वापस भी आ गया था, बट दैट वाज इट। ये बेसिकली अगर आप देखा जाए तो उस वक्त ओसामा बिन लादेन की असैसिनेशन हुई थी पाकिस्तान में, तो TTP ने कहा था हम उसका डायरेक्ट एक रिवेंज लिया गया था। फिर उसके बाद 2013 का जो अटैक है वो बेसिकली अगर आप देखें तो वो TTP अलकायदा का एक जॉइंट ऑपरेशन था। एंड और जो उसका आइडिया था वो उन्होंने 10 लोगों की टीम जो उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के लोग तैयार किए थे, और वो 10 लोगों का ग्रुप था, और उन्होंने 5-5 की टुकड़ियाँ बनाई। और उससे पहले का अगर आप बैकग्राउंड मैं ज़रा सा बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि पाकिस्तान ने अपनी वॉर ऑन टेरर जो थी वो जो वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान के कबायली एरियों में ले गया था, और उसकी वजह से उन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा था TTP के ऊपर। टू डाइवर्ट दैट दे वांट, उन्होंने ये प्लान किया अटैक ऑन कराची एयरपोर्ट, और उसके प्राइमरीली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे TTP, और अब तक जो हमें समझ में आई है बात। एक ये कि एक तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली वो करना कि अनसेफ मुल्क है। दूसरी जो एलिमेंट था वो इन्होंने एक प्लेन हाईजैक करना था, जो इन्होंने कोशिश भी की, जिस पे हम बात करेंगे। थर्ड एलिमेंट ऑफ कोर्स वहाँ पे नेटो के कुछ स्टोरेज थे जिसमें उन्होंने आग लगाई थी
वो 3 थे। तो उन्होंने एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स तो उसमें पूरे किए थे। इन्होंने 10 लोग चूज़ किए जो कि उज़्बेक थे और वेरी हार्डेंड मिलिटेंट थे। उनकी 6 महीने पहले से ट्रेनिंग शुरू हुई थी। उन्हें कुछ स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दी गई। इट वाज लॉन्च लाइक 26/11 सॉर्ट ऑफ एन अटैक। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा पीछे 26/11 को ले पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है कि क्या हुआ था। तो 26/11 जो बैकग्राउंड था उसका ये था कि बहुत सारे लोग इंडिया में कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने कराया, पाकिस्तान कहते हैं कि इंडियंस ने कराया। बेसिकली वो अलकायदा ने, अलकायदा जो है वो इसका एक स्ट्रेटेजिक माइंड है और उसने प्लान किया था 26/11 और आइडिया वही था जो कि 2013 में एयरपोर्ट अटैक्स थे कि किसी तरह जो पाकिस्तानी आर्मी का मोमेंटम है अगेंस्ट टीटीपी अलकायदा, हम टीटीपी ना क्या खारजी कह दें, तो उस वक्त उन लोगों का जो अटेंशन है डाइवर्ट करके वापस ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन हो। तो 26/11 हैड अ स्ट्रेटेजिक मोटिव अलकायदा जियोपॉलिटिकल। अलकायदा ने कभी ओन किया था कि 26/11 उनने किया था, या ये बस आपकी मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन है? उसमें जितने भी लोग पकड़े गए, देखिए अलकायदा ने हमेशा, जैसे कि मैं आपको एक और पीछे इंसिडेंट लूँ, पाकिस्तान का पहला सुसाइड बॉम्बिंग जो थी वो 2005 में 6 में इजिप्शियन एम्बेसी उड़ा दी थी इजिप्शियंस ने जो पाकिस्तान में, और वो अल जवाहिरी थे और उन्होंने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था द नाइट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो उसमें अल जवाहिरी ने 1-2 साल बाद उसकी वो ली और उसके जो ओनरशिप ली और उसके दोनों सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्हें लाल मस्जिद जो आज आप कहते हैं उन्होंने पनाह दी थी। अब ऐसी अब 2001 अटैक ले लें, अलकायदा इनिशली डिनाइड इट बट फिर उन्होंने हर जगह पे एक्सेप्ट किया। इसी तरह 26/11 जो था वो कुछ उन्होंने जब प्लानिंग उसमें की थी तो वो दे वर वेरी केयरफुल इन चूजिंग एक्स पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स हु हैव गॉन टू द अदर साइड और नॉन स्टेट एक्टर्स थे। और जितने लोगों को फिर पाकिस्तान ने पकड़ा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, उनके जो मार्क्स आए और चीज़ें वो अलकायदा की तरफ आए, जो कि पाकिस्तानी स्टेट से नॉन इन्वॉल्व थे। उन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद में कराची में एक घर किराए पे लिया जो कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। वहाँ से उन्होंने कोऑर्डिनेशन की और 26/11 वाज प्लान्ड। डू यू थिंक आवर मिलिट्री न्यू अबाउट 26/11? आवर मिलिट्री हैड, अगर मैं बात कर सकता हूँ खुल के, तो पाकिस्तान ने इज़राइल को 6 महीने से 8 महीने पहले एक इंटेलिजेंस दी थी जो विकीलीक्स में मेरे ख्याल से आ भी गई थी बात, बिफोर 26/11 दैट कोई सिनेगॉग या आपका कोई प्लान पे अटैक हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान डजंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इज़राइल बट एजेंसी टू एजेंसी कॉन्टैक्ट होते हैं। तो एक इंडियंस को भी पता था, पाकिस्तानियों को भी पता था, बट इतना बड़ा कुछ हो जाएगा थ्रेट असेसमेंट नहीं थी। अगर पाकिस्तानियों को पता होता तो पाकिस्तानीज वुड बी द फर्स्ट वन, बिकॉज पाकिस्तानीज लॉस्ट एवरीथिंग आफ्टर 26/11। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हुआ और हमारी जो रिलेशनशिप विद इंडिया जो हम चाहते थे बेहतर हो उससे ही हुआ। और तो अलकायदा उस मामले में कामयाब हो गई थी, आपकी फ़ौज करीब लाए थे। आई थिंक मैं कहता हूँ कि मनमोहन सिंह और इंडियंस वुड वेरी फॉरगिविंग एट दैट टाइम। तो द डेप्थ इन मनमोहन, ही अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड। एंड पाकिस्तान का देखिए 26/11 पे जो आफ्टर रिस्पॉन्स था वो बहुत मैच्योर था। वी हैड अ नेशनल, उस ज़माने में एक सेल होता था नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारा NSA का सेल था, उसमें जनरल दुरानी थे। ही डिड अ वेरी एक्टिव, सो ही केम एंड एक्सेप्टेड दीज पीपल वर पाकिस्तानीज। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक्सेप्टेड दे वर पाकिस्तानीज, बट ऑब्वियसली दे वर पाकिस्तानीज बट नॉन स्टेट एक्टर्स अलाइड विद अलकायदा। और फिर उन्होंने एक एक्स मेजर पाकिस्तान आर्मी के पकड़ा, वो इन डिटेंशन। बहुत सारे लोगों को पकड़ा और उन्हें सज़ाएं हुई, कुछ जेल में, कुछ मारे भी गए। इंडिया इट वाज, कहते हैं कि पाकिस्तानी ISI चीफ फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट टू इंडिया फॉर अ डे। अच्छा, या इट्स नॉट पब्लिक नॉलेज। पाकिस्तान वाज दैट सीरियस in because you were two nuclear powers on a brink of war. तो हमारा जो नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस था उसने बड़ा अच्छा काम किया। शाह महमूद कुरैशी वाज इन
for Pakistani foreign minister was in India when 26/11 happened. तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने सही की थी उस वक्त. Unfortunately, वो हमारा follow back नहीं हुआ, but Al-Qaeda was involved in this. The people who were caught were Al-Qaeda members. और मैं ये कहूँगा ये हम पाकिस्तानी नेशनल तो होंगे, बट देयर वर स्टेटलेस एक्टर्स जो कि उसके खिलाफ. तो अब जी आप कुछ पूछ. जी मेरा ये सवाल था कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 26/11 ले लें, विल कम बैक टू द अटैक्स एट द एयरपोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनकी कड़ियाँ जोड़ें. हाँ, इनकी कड़ियाँ नहीं, बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा फिर ये सवाल बनता है ना कि व्हाई इज इट दैट दे आर एबल टू गेट, मतलब हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी क्यों थी कि ये कंटिन्यूसली हो ही जा रहा था उन टाइम में. मतलब वर वी नॉट able to stop TTP better, were we not able to stop Al-Qaeda better? Because from what I could see, मतलब आपने 26/11 you were not able to catch it in time. The airport attacks, you were not able to catch it in time. Several other 2006, 7, 8 के बाद तो बहुत सारी different that eventually led to ज़रबे अज़ब, which will come to. लेकिन उस सबसे पहले हम क्यों जाने दे रहे थे? इस तरह की कैलेमिटी पे कैलेमिटी कैसे हो जा रही थी? उसके लिए फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा. देखें, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर. पाकिस्तान चेंज इट पॉलिसी आफ्टर 2002 कि हमें ये जो प्रॉक्सी जिहादीज़ हैं, आफ्टर जनरल मुशर्रफ असैसिनेशन अटैम्प्ट देयर वाज अ सिक्योरिटी असेसमेंट एंड हमारी एजेंसीज़ ने बैठ के डिसाइड किया कि हम रोल बैक करेंगे. पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी वो उसका नाम था आई एम सॉरी जैश मुजाहिदी सॉरी सो जब हमने उसे तोड़ा JEM को, नॉट जैश मोहम्मद, आई एम सॉरी अगर ये आप वो लोग काट दें, मैं इट्स ओके. सो जब हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ा तो उसमें वो डेट बिकम प्रो अरब because Osama bin Laden had Al-Qaeda has taken over most of the jihadis who were fighting in Kashmir at that time. तो वो फिर जैश मोहम्मद बनाई जिसमें मौलाना मसूद अज़हर थे. फिर मौलाना मसूद अज़हर की 2002 में ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानियों ने तोड़ी एज अ प्रॉक्सी, बिकॉज 9/11 भी हो चुका था एंड द वर्ल्ड पॉलिसी चेंज, और फिर जनरल मुशर्रफ के पार अटैक हुआ. तो वहाँ से जो स्प्लिट आया विद इन जहादी ऑर्गेनाइजेशंस, because these were unfortunately our assets who have fought in Afghanistan or in Kashmir or even in Chechnya at time. And these guys, when they came back, तो स्टेट ने कहा कि we don't have a policy. तो दो चीज़ें हुई. तो ये जो लोग थे क्योंकि एक मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, तो इन्होंने सेक्रेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तो उससे आपकी सेक्रेटेरियनिज़म बढ़ गई. दूसरे जो लोग थे वो जब स्टेट पॉलिसी उन्होंने देखी कि अफ़गानिस्तान में स्टेट हैज़ टर्न्ड अराउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट एंड नॉट इस्लाम फर्स्ट फ्रॉम व्हाट दे परसीव. तो वो उन्होंने जो है अल-कायदा और स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स को ज्वाइन करना शुरू हुआ. अब आपका सवाल ये है कि हमने पहले भी बात की थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज आर इन अ बिजनेस ऑफ प्रीएम्पशन ऑफ टेरर. तो वो हमारी इनकॉम्पिटेंस थी, मगर 26/11 जैसी चीज़ होना, उसे प्लान करना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना, वो हमारी नाकामी तो थी. हमारी नाकामी तो थी. अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि अक्रॉस द बॉर्डर भी तो नाकामी हुई ना, मतलब अगर हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन, तो ऑब्वियसली वी शुड हैव कॉट दैट और वी डिडंट. लेकिन व्हाई डिडंट दे? इतना बड़ा इवेंट हुआ. इंडियन नेवी को इंटेल थी कि ऐसा कुछ बोट पे हो सकता है. यू सी दैट मित्सुबिशी बोट इंजन वाज हायर्ड फ्रॉम कराची, और फिर ये लोग बोट के थ्रू आए और फिर उन्होंने चेंज की. तो इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने नोटिफाई किया हुआ था टू इंडियन नेवी दैट ऐसी चीज़ हो सकती है. तो देयर वाज एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम इन इंडिया, नॉट जस्ट इन प्रीएम्पशन बट पोस्ट, मतलब ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन. मतलब उन्हें अपने कमांडोज जो थे वो उन्होंने डिप्लॉय किया 8-8, 10-10 घंटों के बाद, राइट. तो वो एक केओस इस टाइप का कभी आपने देखा नहीं था. मैमथ सॉर्ट ऑफ एन अटैक वे फिदाइन फिदाइन terrorist who had a rampage on this, and this was pure psychops. Everybody knew when ये लोग जो जा रहे थे उन्हें पता था मरना है, राइट. बट द आइडिया वाज कि एक बड़ा मैसेज दे के उनके लिहाज में वो मैसेज था क्या?
उनके लिहाज में देखें उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाना किसी भी तरह प्राइमरी तरह से करना, दूसरा मैसेज ये था कि ऑब्वियसली कि एक बताना कि ये जिहादी मूवमेंट्स आर दैट पावरफुल कि वो इंडिया पे भी अटैक, तो इट हैज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव. प्राइमरी मोटिव वाज इंडिया पाकिस्तान को ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर ले आना, जो कि वो कामयाब हो गए थे, लेकिन सेंस प्रिवेल्ड ऑन बोथ साइड्स. They understood कि what has happened. India understood more honestly कि on what has happened. बहुत सारे हमारे इसमें जो हमारे इलियास कश्मीरी जो थे was active on this part, was an ex Pakistani SSG soldier who trained these guys. लेकिन मेरा ये सवाल था कि अगर बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं फॉर एग्जांपल दे इंडिया से देखते हैं, अगर आपने उनको ये समझाना हो कि यार ये लिटरेचर पढ़ लो या ये चीज़ें देख लो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुंबई अटैक्स हमने नहीं कराए और वो कल कायदा ने कराए हैं, व्हाट वुड बी दोज डॉक्यूमेंट्स दैट वी शुड गो लुक फॉर? I'll actually give you some reference जो आप अपने पॉडकास्ट के साथ लगा दें for Indian viewers, but it is very easy to understand पाकिस्तान क्यों करेगा ऐसी चीज़, और वो पाकिस्तानी नेशनल्स यूज़ करेगा. क्या वो उज़्बेक नेशनल नहीं यूज़ कर सकता था, या चेचन्स या कश्मीरियों को यूज़ नहीं कर सकता था इस अटैक में, अगर पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड होता? तो पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट स्टेट वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, इट वाज अलकायदा. और फिर उसके बाद देखिए ना, सेम सॉर्ट ऑफ अटैक्स हैपेंड जिस तरह से हमने देखा इन 2000 मेहरान बेस पे हुए. बिल्कुल. फिर उसके बाद एयरपोर्ट अटैक, यू नो, डिटो कॉपी ऑन दिस, जिसमें 10 लोगों को, उज़्बेक्स को उन्होंने उतारा. और उस पर तो इंडियन व्यूअर्स हैज़ टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान. बहुत ईजी है आईएसआई को ब्लेम कर देना स्टेट ऑफ पाकिस्तान. स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर उसे यूज़ करना है, इज़ दैट स्मार्ट कि वुड हैव यूज्ड इंडिजिनस कश्मीरी पीपल टू अटैक इंडियन, एंड वो मेन लैंड पे करके जंग पे क्यों आएगा? बिकॉज 26/11 के बाद सबसे ज़्यादा जो लूजिंग पार्टी थी वो पाकिस्तान था, बिकॉज we wanted good relationship with India. Manmohan Singh was there, and Pakistan lost good amount of time. उसके बाद तो हम गेन ही नहीं कर पाए बिल्कुल इंडिया का ट्रस्ट ऑन दिस. एंड जनरल लोधी साहब एक ज़माने में इस पॉडकास्ट पे आकर उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट उस दिन ख़त्म हुई थी जिस दिन हमने प्रॉक्सी वॉर खेलना बंद कर दी थी और अपने प्रॉक्सीज को अपनाना बंद कर दिया था. और इन योर पर्सनल ओपिनियन क्या ये बात सच है कि जिस टाइम आपने आई थिंक 2000 जब मुशर्रफ साहब पे अटैक हुआ उसके बाद से लेके आज तक, जब से हमने वो प्रॉक्सीज से को अपने आप से दूर किया, या हमने नहीं तो फ़ौज ने दूर किया, क्या उस वक्त से फ़ौज का पावर एक डिमिनिशिंग सॉर्ट ऑफ रन पे है? देखिए, टेररिज्म जिसे कह दें, वी नीड टू अंडरस्टैंड 9/11 के बाद जो डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर बिल्कुल डिमिनिश हो गई है इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, राइट? जब आपके पास प्रॉक्सीज की बात होती है तो पॉइंट केस एंड पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जब वो पॉलिसी, आई डोंट नो, मतलब जनरल आई थिंक लॉट ऑफ टेररिज्म इटसेल्फ, मैंने पहले भी कहा था, इज यूज्ड बाय एवरी टेररिस्ट एजेंसी, सॉरी एवरी इंटेलिजेंस एजेंसी एज अ टूल ऑफ as a tool of deterrence भी कह दें, as a tool of security कह दें. It's used and abused by all intelligence agencies. Let me be very clear. It is used by RAW, which we've seen in shape of BLA, BRA, even at times at a group of TTP. It is used by some other states in shape of killing Chinese, right? तो in Pakistan. तो वो टेररिज्म जो है वो इज़ बिन यूज बाय ऑल इंटेलिजेंस. जो प्रॉक्सीज थी, जो इंसर्जेंसीज थी, अब तो तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है, जिस पे पाकिस्तानियों ने बड़ा, हमने एक ज़माने में सपोर्ट किया, दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट अस एंड दे आर सपोर्टिंग. तो अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू कैन नॉट टेम स्नेक्स, आप सांप को पाल नहीं सकते, सांप काटेगा. तो जो पॉलिसी जो हमने जो 1000 कट्स वाली ली थी और अगेंस्ट इंडिया, और वो प्रॉक्सीज का ज़माना था एक ज़माने में 88, 90, 92 तक, बिकॉज वी हैड दैट एक्सपीरियंस, प्रॉब्ली वी एक्सपेरिमेंटिंग फ्रॉम अफगान जिहाद वॉर, एंड वी कुड इम्प्लीमेंट दिस इन कश्मीर. दैट फेल्ड. इंतफादा 2, 1, 2 जो हम कहते थे वो फेल्ड. ऑब्वियसली फिर जो मैंने आपको बताया उसका सबसे ज़्यादा नुकसान
पाकिस्तानियों को हुआ ना, जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की। सिपह सहाबा जो सेक्रेटेरियन थी वो ज्वाइन कर ली, उसकी वजह से आपके पास एंटी शिया एलिमेंट या एंटी सेक्रेटेरियनिज्म वायलेंस आपका बढ़ गया। उसके बाद जो दूसरे थे उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स ज्वाइन कर लिए। तो you'd see beheading of Daniel Pearl, starting from beheading of Daniel Pearl, which were members of ex-members जो कि हम छुड़ा के लाए थे इंडियन उससे अपना प्लेन से आइए जो आपका कंदहार में छूटे थे। उसके बाद तो आपके पास सीरीज़ है ना चीज़ों पे जो अटैक्स हुए, जो अपने ही होम ग्रोन पीपल हु केम बैक हु न्यू ओनली वायलेंस, यूज वायलेंस अगेंस्ट पाकिस्तानीज, बिकॉज उनका माइंडसेट आपने कुछ और सेट किया था, यहाँ आपकी पॉलिसी चेंज हो गई थी। एंड तो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो था वो हो गया था। तो 26/11 आपने देखा हो, फिर उसके बाद मेहरान बेस अटैक राइट आफ्टर ओसामा बिन लादेन इट वाज, फिर उसके बाद जो कराची एयरपोर्ट अटैक जिस पे हम बैठे थे, तो उन्होंने वो प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। अब उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, और उससे पहले कि अगर आप देखा जाए तो कराची कॉन्सुलेट पे अलकायदा ने एक जहाज़ कराची से गिराने की कोशिश की थी। वो प्रीएम्प्ट हुआ, वो प्रीएम्पशन थी, बहुत अच्छी थी। उसमें चीज़ें आप नेवल हमारे जो फ्रेंच नेवी बस पे अटैक हो, right? That was it. US consulate was hit by a suicide van in Karachi. Karachi in 2002 and 3 became the hub of Al-Qaeda. It was became the headquarters of Al-Qaeda, right? And इसमें मैं if I could use this word, जमात इस्लामी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम यूजिंग इट, इस पे आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप खालिद शेख मोहम्मद देखें जिसने डैनियल पर्ल को ज़िबा किया और पाकिस्तान का बदनाम, वो किसके घर से पकड़ा गया? एक जमात इस्लामी के नाजिम के घर से रावलपिंडी में पकड़े गए। Unfortunately, 32 of the terrorists caught in Karachi in Pakistan were caught at Jamaat Islami. They were housing them. In fact, I'll tell you, Daniel Pearl को जो जिस घर में मर्डर किया गया, एसनाबाद कराची में एक जगह है, वो घर का मालिक कौन था? उसका नाम था सऊद मेमन, was a जमात इस्लामी एक्टिविस्ट। This is all on record. इन चीज़ों पे तो एट दैट टाइम जो हमारी पॉलिटिकल जमातें थी, जैसे जमात इस्लामी थी, वो भी आइडियोलॉजिकली कहीं और खड़ी हुई थी। मतलब उनके जो अमीर थे, उन्होंने तो आके कह दिया था हम शहीद नहीं कहेंगे हमारे फौजियों को, राइट? तो दैट शिफ्ट, सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी 2001 के बाद। देयर वाज इन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल चेंज आ रहा था। मुशर्रफ केम इनटू बीइंग, वी वर ऑन वॉर ऑन टेरर। हमने ज़िंदगी भर जिन लोगों को अपना हीरो माना था, एकदम से हमने विलन बना दिया। तो इट कॉस्टेड पाकिस्तान ओवर 40,000 लाइव्स ऑफ पाकिस्तानीज, और वो तो एक ब्लो बैक रिएक्शन आना था इस पे। आपका क्या ख्याल है इस पे? मेरा ख्याल तो इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आई सॉर्ट ऑफ वांटेड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट इज़ अज्यूमिंग कि हम ये सारी चीज़ें फॉर अ सेकेंड, हम मुंबई अटैक्स कहते हैं कि ऑब्वियसली हमारा इसमें लेन देन नहीं था। अब हम आ जाते हैं कराची अटैक्स पे। इससे पहले अगर मैं छोटा सा कैवियट क्वेश्चन पूछ लूँ, देन विल गेट टू द टाइमलाइन ऑफ द अटैक्स। जब पाकिस्तान को इतना थ्रेट मिला कि शायद हम एक न्यूक्लियर पावर से जंग लड़ने जा रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान फ़ौज ने ज़रबे अज़ब उस वक्त क्यों नहीं अनाउंस किया? वाई डिड इट टेक एन अटैक ऑन आवर सोल? अगर फॉर एग्जांपल हमें टीटीपी के एक्शंस के या जिसके भी एक्शंस के, वेरियस एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के एक्शंस की वजह से एक इस तरह की पोजीशन में डाला गया, तो वुड इट नॉट हैव बीन बेटर टू हैव बेटर रिलेशनशिप्स विद आवर नेबर कि हम उसी टाइम पे एक स्ट्रॉन्गर क्रैकडाउन शुरू कर देते टेररिज्म पे? हमने एक्चुअली हम कर रहे थे। ये समझने की ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, इंडियंस तो बाद में, कि ये अटैक 27 हुआ क्योंकि पाकिस्तान आर्मी was all out in South Waziristan and North Waziristan operating against these guys. ड्रोन हमले हमारे हो रहे थे अमेरिकन के साथ मिलके, राइट? और इसी वजह से अलकायदा, क्योंकि अलकायदा की लीडरशिप एट दैट टाइम एमन उल जवारी तक तो थे वहाँ पे, ओसामा में पता चला बाद में थे, एबटाबाद में थे। और तो पॉइंट इज ओसामा वाज रिडंडेंट,
बट जो ऑपरेशनल साइड थी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने आपको याद दिलाया 2015 इजिप्शियन एम्बेसी अटैक, जो सैफुल अदल था जो कि कमांडर था अलकायदा का, वाज स्पेशल फोर्सेस इजिप्शियन, ये वो लोग थे जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट का असैसिनेशन करके बैठे हुए थे ना यहाँ पे। उनके बच्चे ने ट्राइबल लोगों से शादियाँ कर ली थी, उन्होंने अपनी मतलब इंटर मैरिजेस हुई थी, और इस पर अभी हम आएंगे कि किसकी क्या क्या इंटर मैरिजेस हुई हुई हैं। तो जैसे कि हमजा बिन लादेन जो अभी अफगानिस्तान में, ही इज़ मैरिड टू मुल्ला हैबतुल्लाह, तालिबान सुप्रीम लीडर्स डॉटर, right? So that is kind of relationship they enjoy now, and that has been happening in that area for last 30-40 years. कहाँ करेंगे शादी, बाहर तो कर नहीं सकते। तो वो पाकिस्तानी forces were all out doing good operations in that, killing of these guys, drone attacks, we were on the right path, and 2611 was to distract it. That was a reaction to what was happening. And this is where I say पाकिस्तानी जो so called intellectuals हैं, पाकिस्तानी भी, वो भूल जाते हैं, they only look at the micro picture. Macro, Al-Qaeda had a strategic planning. 9/11 was part of it, 26 was part of it. And God forbid they're planning more attacks, but point is कि ये उनकी strategic thinking का था कि किस तरह से push करें। मैं आपको ये लोग हामिद मीर का भी एक इंटरव्यू आया कि हामिद मीर ने कहा कि 9/11 से उसी दिन मेरे पास शाम में एक आदमी आया और उसने कहा आप टीवी खोलिए। उन्होंने टीवी खोला एंड दे न्यू व्हाट हैज हैपनिंग। तो जो अलकायदा है वो confused, if you can't convince them, confuse them वाली बात, but they always give two sort of statements as a part of the policy, so people would be confused on lot of parts. But आप देखिए ना, अहमद शाह मसूद का असैसिनेशन आपने अभी कवर किया कि किस तरह से उन्होंने मुल्ला उमर को बेवकूफ़ बनाया और अपने 2 अरब अलकायदा के लोग भेजे पोजिंग एज जर्नलिस्ट और एज अ गिफ्ट उसे मैं कहूँगा शहीद किया, बिकॉज आई थिंक अहमद शाह मसूद was a hero and a good guy which we mishandled in Pakistan, और ये बात साबित हो गई अब ना आफ्टर 30 years। तो वो किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया था, और फिर उसके बाद 9/11 हुआ और फिर बाकी चीज़ें हुई। तो ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अलकायदा में थी और है, स्पेशली उस वक्त तो थी। बेनज़ीर का असैसिनेशन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, 26/11 के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वॉज अप्रूव्ड बाय अलकायदा थ्रू बैतुल्ला मसूद। आप कुछ भी कह लें, यहाँ पे तो पॉलिटिक्स हर चीज़ पे होती है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ लोग अनफॉर्चुनेटली APS अटैक को भी कहते हैं कि जी ये हमारी फ़ौज ने कराया, उन्हें शर्म आनी चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अब उस दिन मैंने उनकी नेशनलिटी, तो हु वर द गाइज इन्वॉल्व इन APS अटैक, एंड वी शुड डू अ serious program next time on APS attack. I'll tell you what has really happened. So APS attacks में जो people, I could give you names, आप नीचे चला दीजिएगा, Chechens, Afghan nationals, Saudi nationals, and a Bahraini national was involved in this. ये उनकी nationality थी। प्लान किसने किया? खालिद कुरसानी was killed by Americans in a drone attack. Americans ने हमें काफ़ी help out की थी, but that sort of life changing things these guys have attacked. अब वो आप कह दें खालिद कुरसानी जो है वो अलकायदा का आदमी नहीं था, बट अलकायदा की आइडियोलॉजी वाला आदमी था। एट एनी लेवल दे वर ऑल इन कॉन्टैक्ट, और उन्होंने ऑपरेशंस किए, बाज़ वक्त ख़ुद कर लिए, बाज़ वक्त बड़े प्लान किए गए। जैसे कि कराची एयरपोर्ट अटैक की हम बात कर लें, आपने 10 लोग इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के आए और वो अलकायदा ने दिए आपको लोग। और इसी पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि ये कोई डाई हार्ड मूवी वाले लिटरली चैप्टर्स हैं कि 10 उज़्बेक आए, अंदर आए एयरपोर्ट में, अब वो नेटो की भी चीज़ें उन्हें ख़राब करनी थी, एयरप्लेन भी हाईजैक करना था। 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। वॉक मी थ्रू द टाइम लाइन। ये इन्हें एक तो कैसे घुसे
मतलब इंटरनेशनल तो एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट के पीछे एक रास्ता है जो कि सिविल एविएशन का है। अगर हबीब यूनिवर्सिटी जहाँ पे अभी है वहाँ से रास्ता आता है पीछे का साइड, तो वहाँ पे नॉर्मली कार्गो टर्मिनल है के स्टार्ट होता है। ASF वालों के पास प्रॉपर गन्स नहीं थी, तो ये लोग आए, उन्होंने 5-5 के 2 ग्रुप बनाए। सबसे पहले ग्रेनेड हमला किया और वो वहाँ पे हमारे 1-2 लोग ASF के शहीद हुए। दे एंटर्ड दैट एरिया और फिर इन्होंने 2 तरफ अपने 2 टीम्स बना ली। वन टीम एक्चुअली वेंट टुवर्ड्स जिन्ना टर्मिनल, वन स्टेड एट इसे मैं बताता हूँ। वन स्टेड एट दैट कार्गो टर्मिनल वाली टीम ने जाके जो नेटो और उसका वहाँ पे एक बम मतलब वहाँ पे टाइम बॉम्ब्स लगाए और डिफरेंट लगाए और उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट मारना शुरू किया, जिसमें PIA के कुछ लोग शहीद हुए बेचारे। जो दूसरी टीम थी, दे वेंट like a gorilla thing, going inside into Jinnah terminal. It's about कोई 2-2.5-3 किलोमीटर की वॉक है from that side. अच्छा, वो गए तो they fired a rocket at 2 of the planes, which उसमें minor damage हुआ, but they went towards 2 foreign airlines. उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार was in an Emirates flight. अच्छा, राइट उस वक्त हमारे और भी एक दोस्त हैं, सैम वाज इन दैट फ्लाइट। ज़ाहिर बात है वो लोग घबरा गए, पूरा एयरपोर्ट आपका रेड अलर्ट है। तो ये जो 5 लोगों की टीम है ये जा रही है टू हाईजैक अ प्लेन, राइट। कोई आइडिया था कि कौन सा प्लेन हाईजैक करना चाह रहे थे? रैंडमली कोई भी था, कोई भी हो। उस वक्त जो टर्मिनल पे खड़ा था एक एमिरेट का था प्लेन। वो कहते हैं कि उसकी तरफ हम वो जा रहे थे और उसे फिर रोका गया, कुछ रेजिस्टेंस आई उनके पास तो वो हुए। अच्छा, आपको याद होगा मैं 2611 पे रह जाऊँ, इट टुक 8 hours फॉर इंडियंस टू रिस्पॉन्ड विद देयर ब्लैक कैट कमांडोज हमारे। तो हमारे यहाँ का रिस्पॉन्स टाइम रेंजर्स फिर एंटर हो गई विद इन 15-20 मिनट्स। उनको कैसे इतना जल्दी अलर्ट किया गया? जब उन्होंने बम ब्लास्ट सुना तो एयरपोर्ट से हमारी कोऑर्डिनेशन थी हॉटलाइन, तो रेंजर्स एंटर्ड और हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है दे एंटर्ड विद इन 30 मिनट्स इन दैट टाइम। जो मिलिटेंट्स थे, मुझे थोड़े से उनकी वेपन्स आर्सनल के बारे में बता सकते हैं? क्या था? रॉकेट लॉन्चर तो था, उसके अलावा क्या क्या उनके पास वेपन्स कितने थे? So they came very well prepared. It says they prepared for this attack for 6 months. They know the maps. They had a night vision device as well. They had hand grenades, time bombs, suicide vests, and American weapons. They even had a sniper, which was placed. उन्होंने स्ट्रेटेजिकली कि अगर कोई गेट पे आए तो ही वो स्नाइपिंग एट दैट टाइम। फिर हमारे ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हमारा इतना अर्ली रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म। उसमें तो हमारे जब रेंजर्स गए, रेंजर्स आर वेरी वेल ट्रेंड, रेंजर्स ने कैजुअल्टी ली, फिर उन्हें स्टॉप किया एट कार्गो। एट द सेम टाइम हमारी दूसरी फोर्सेस जो स्पेशल फोर्सेस थी उन्होंने विद इन 30 मिनट्स और ASF के जो ट्रेंड लोग थे उन्होंने रनवे पे आ गए and that created a mess for them, or a stoppage temporary. Then it took 4.5 to 5 hours at that time to clear all of this. और ये 4.5-5 घंटे हो क्या रहा था? फायरिंग हो रही थी? कैन यू वॉक मी थ्रू के कितने एक्शन था उस 4-5 घंटे में? So the 5 people जो थे जो कार्गो पे थे वो लड़के they took refuge inside one of the cargo terminal जो जेरीज का था। और फिर जेरीज ग्रेनाडा का जो अदर टीम वॉज एट रनवे, उसमें से कहते हैं 1 से 2 घंटे में हमने 4 लोग मार दिए थे। अब 6 लोग जो थे दे वर पुट इन। एक ने सुसाइड वेस्ट अपनी खोलने की कोशिश की, वो उड़ गया। फिर हमारे स्नाइपर्स आए। इट वॉज बेसिकली दे वर इवेंचुअली इन अबाउट 1.5 hours कंट्रोल्ड एंड दे टुक शेल्टर इन इट। अब ज़ाहिर बात है हमें नहीं पता था कि सुसाइड बम्बर उसमें से कौन सा है, तो बड़ा स्लो मूव किया गया अंदर। एंड दे वर आर्म्ड अप एंड उन्होंने कुछ लोकल हॉस्टेजेस भी मैं ही कह रहा था सिविलियन कैजुअल्टीज, लोकल हॉस्टेजेस, उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ें की थी? जी, उन्होंने PIA के लोगों को कुछ आगे ह्यूमन शील्ड बनाया, फिर उन्हें मार दिया और वो पीछे होते जा रहे, तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे एंड दे वर मूविंग टूवर्ड्स शेल्टर्स एट दैट टाइम।
Prime Minister, I think the Pakistani Prime Minister at that time was in direct contact. हमारा एक national emergency crisis cell था Home Interior Ministry के अंदर, that was active within 30 minutes. Provincial government obviously has let down as usual because हमारी policing capacity इतनी अभी भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं थी. SSU कराची में they came, they did some work, but point is took 4.5 hours at an international airport. बिल्कुल. और आप the fact कि international airport पे ये हो रहा है itself is a disaster. It is breaking news in most of the world. Imagine a foreigner who wants to come to Pakistan would never come to Pakistan. उसके बाद जो आपने जो लोग अपने देखें, मेरे ख्याल से इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन फ्रॉम देयर. देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था उनका टू क्रिएट केओस, नंबर 2 टू हाईजैक, दे डिडंट बट दे डैमेज द प्लेन. और जो नेटो का उन्होंने था वो तबाह किया. इट टुक 3 days for the fire to go out from that bunker, जिसमें उनके पास कोई एमिनेशन था, उनके पास हमर्स थी. और उनको क्या वाकई में लग रहा था कि दे कुड हाईजैक अ प्लेन, या वो बस एक एड ऑन बेनिफिट था कि अगर हो गया तो हो गया? बिकॉज दैट्स क्वाइट हार्ड. मतलब आपने 5 बंदों के साथ जाके, यार अगर आप पेरीमीटर के अंदर आ गए हैं सिक्योरिटी एंड यू आर फ्री टू गो इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, अगर उन्हें मिल जाते विदाउट रेजिस्टेंस, तो वो एक प्लेन को अगर वो हाईजैक नहीं करते तो विद पैसेंजर्स इन इट खत्म तो कर सकते थे. लेकिन एयरपोर्ट पे अपनी सिक्योरिटी नहीं होती. मतलब एयरपोर्ट ASF टोटली फेल्ड, राइट. उनके पास वेपन्स नहीं थे, उनके पास स्नाइपिंग टीम नहीं थी. दे कुड नॉट हैव कॉम्प्रीहेंडेड इन एनी ऑफ द प्लान्स कि इस तरह का अटैक हो सकता है. एंड माइंड यू, उससे पहले आपका मेहरान अटैक हो चुका था, जहाँ ओरियन आपका तबाह हो चुका था, और उसके बाद PF मशरूर तक आपके टेररिस्ट की पेनिट्रेशन हो गई थी. तो यही तो प्रॉब्लम है. तो हमारे पास कैपेसिटी, हमने एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट पे अगर लर्न कर लेते तो APS नहीं होता. अगर हमने वी शुड बी, जो हमारी मेमोरी है, फूल मी वंस शेम ऑन मी, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन यू. तो दिस इज व्हाट institutions learn in counter-terrorism ke this won't happen next time, so the terrorists would come up. So the terrorists have gone smarter too उस ज़माने में. but आप देखिए ना, उस एरिया में 10 लोग जो आर्म थे. अच्छा, वो कहते थे कि एमिनेशन इन्होंने एक दिन पहले छुपा दिया था, ये जो 10 लोग आए थे. लेकिन ये इतना आसान कैसे नहीं हो सकता था ना, वही तो आसान नहीं था. और उस जमाने रेंजर्स की वहाँ पे कॉर्नर पे एक चौकी है, ASF की एक चौकी है, FC के ASF के 2 वॉच टावर्स हैं उस एरिया में ना. तो फॉर दिस, ये हमारी अनफॉर्चुनेटली इनकॉम्पिटेंस एट द हाईएस्ट लेवल है. कोई ऐसा था कि मैन ऑन द इनसाइड था उनका, कोई मोल, कोई सॉर्ट ऑफ बंदा जिनको? एब्सोल्युटली, वो अब तक नहीं ढूंढ पाए. यही तो प्रॉब्लम है. वो अब तक इन PF जो ओरियन वाला मसला था मेहरान में, देयर वर people inside Navy who were involved in it, and Navy intelligence and Navy जो SEALs हैं हमारी, they did an excellent job. उन्हीं का एरिया था, उन्होंने वो कर दिया. but point is कि यहाँ वाली साइड पे ASF was not trained. ASF is the primary security for airports. They were not prepared, they were incompetent, or we should have learned the lesson as to what has happened just a year back or a year and a half back from यहाँ पे. और इस तरह से हो गया, ये हाईएस्ट इनकॉम्पिटेंसी. क्या हमने उससे सबक सीखे? पेशावर एयरपोर्ट पे भी अटैक हुआ था ना उससे पहले, राइट. क्या उससे पहले हमारे ऊपर और भी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुआ? उसके बाद भी हुए. देखिए उसके बाद होते. तो हैव वी लर्नड एनी ऑफ इट फ्रॉम? इज द सिक्योरिटी सिचुएशन बेटर एट कराची एयरपोर्ट टुडे? We've seen अभी जो हमारे पास 2024 में चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ, एब्सोल्यूट इनकॉम्पिटेंस. अगेन, आपके पास गाड़ी आती है और वहाँ पे खड़ी रहती है, एक तो पूरा शार फैसल कवर करती है, और BLA वॉज इन्वॉल्व. और थोड़ा सा मैं अच्छा चलें, कराची वो गाड़ी आपके पास खड़ी रहती है, जो कि सिक्योरिटी एजेंसी आपके पास सामने मोबाइल, पुलिस मोबाइल करें, नोबडी इज़ देयर टू चेक, राइट. और वो उसके पास उनके पास प्रिसाइज मोमेंट था जब चाइनीज़ आ रहे थे और उसने ब्लो अप किया, तो पीपल वर कॉट. और उसकी मैं पूरी चेन पे बात करूँगा, लेकिन वी हैव नॉट लर्नड अ लेसन. अभी भी कराची एयरपोर्ट पे वी हैव नॉट. हमारा ये होता है कि इनिशियल रिएक्शन सील कर दो एरिया,
and people get affected with it. सिक्योरिटी बढ़ा दो. अरे भाई मसला ये है कि आप जितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा दो, सुसाइड बॉम्बर को आप रोक नहीं सकते. बिल्कुल. A. B. आपको अगर कोई काम करना है तो पुलिसिंग पे करें ना, राइट? तो आप कराची अभी जो चाइनीज़ पे अटैक हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है BLA ने कराची में 3 मेजर अटैक्स किए. एक आपका कराची पुलिस हेडक्वार्टर अटैक, अगेन ऑन द मॉडल ऑफ 26/11, you know, Fidai coming in, and that's where all the terrorists learned from that thing. Karachi airport attack. तो सेम पैटर्न पे आपने जो है फिदाइन अपने जो है सो कॉल्ड टेररिस्ट फिदाइन जो है वो आपने लॉन्च किए कराची पुलिस हेडक्वार्टर्स पे. दैट कुड यू इमेजिन, पुलिस कुड नॉट कोप अप विद दैट अटैक. दे वेंट इनटू द हेडक्वार्टर्स. उनकी हिम्मत देखिए और हमारी पुलिस की इनकॉम्पिटेंस देखिए, राइट? होना ही नहीं चाहिए था. नंबर 2 आपके पास कराची यूनिवर्सिटी सुसाइड बॉम्बिंग जो चाइनीज सेंटर फॉर कन्फ्यूशियस पे हुआ, हु वाज इन्वॉल्वड इन इट, खातून हु वाज अ PhD स्टूडेंट, राइट? फिर उसके बाद ये जो लड़का था, ये पंजाब स्टूडेंट का जो कराची एयरपोर्ट पे था स्टूडेंट था. इस व्हाट डज इट टेल यू? द न्यू टेररिस्ट और न्यू जनरेशन ऑफ टेररिस्ट इज एजुकेटेड, इज और ये BLA वाला जो चक्कर है, द BLA पहले सरदारों के हाथों से चली गई है. नाउ इट्स अ मूवमेंट विद which is commanded by students. Yeah, it's a sub-national movement now. Sub-national linguistic terrorist movement on the lines of Tamil Tigers, right? और वो basically सरदारों को नहीं मानती. इसमें थर्ड फॉरेन एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बैकिंग है, उसके बगैर होती नहीं. वो नॉर्मल ग्रीवेंसेस को उठा के एक्सप्लॉइट करते हैं. I could name RAW, I could name Iranian intelligence, WASA. Absolutely, I think Iran पे हम बात करेंगे. How it's one of the biggest security threat to Pakistan right now. क्यों? यार कुलभूषण कहाँ से पकड़ा गया? राइट. देखिए ईरानीज पहले मैं एक वो करूँ कराची उस पर, एंड देन वी कुड टॉक अबाउट ईरान. लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, राइट? तो पॉइंट इज कि तो आपने क्या किया, तो ये जो BSO के लड़के एक्सप्लॉइट करके आपने टेररिस्ट बनाए कराची एयरपोर्ट पे. आपने एक सुसाइड बॉम्बिंग की, उस पर इन्होंने कोई 11 या 12 लड़के, मैं आपको ग्राफ दे दूंगा, आप अपने उस पर पोस्ट कर दीजिएगा हु वाज इन्वॉल्व्ड. ऐसी डैनियल पर्ल का दे दूंगा, राइट? तो उसमें जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गाड़ी खरीदी, हब एक कराची में जगह है, वहाँ बैंक से ट्रांजैक्शन. और बड़ा आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है लोगों के लिए कि बैंक के ऑफिशियल ने कहा यार वो मेरी तरफ से पैसे डाल दो, मैं नहीं डाल सकता. तो किसी एक सिविलियन आदमी ने उनके पैसे डाल दिए. अब वो जो सिविलियन आदमी जिसका कोई कसूर नहीं था और बैंक ऑफिशियल BLA का मेंबर था, वो सिविलियन भी मारा गया इसमें, राइट? जिससे गाड़ी खरीदी गई, जिसके बाद गाड़ी उन्होंने प्राडो ली थी, सॉरी वो वीगो डाला लिया था, वो भी ऑब्वियसली ख़रीदी. फिर उनका CCTV के मैं आपको रिकॉर्ड्स दूंगा जहाँ पे होटल में आ रहे हैं. फिर उन्होंने वो जो खातून जिस तरह के साथ बैठ के गया और किस तरह से वो एवरीबडी इज कॉट इन दिस, राइट? अब पॉइंट इज़ कि इतनी लेयर्स ऑफ प्लानिंग्स और इतनी ज़्यादा थी हब में से लेके कराची तक हमारे पास, यू नो, वेयर वर द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड व्हाट वाज. ये हमारा सवाल है ना पूछने का. बिल्कुल जायज़ सवाल है. और टू गिव अ क्रेडिट टू देम, इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत सारा प्रीएम्प्ट भी करती हैं काम जो हमें नहीं नज़र आता. लेकिन यू नो वी कुड ओनली लुक एट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड वी कैन नॉट, या तो बताएं कि यार हमने ये रोका है, जो रोकते भी हैं, बिल्कुल आई एम श्योर ना, जो रोकते भी हैं. लेकिन जो हो गया वो इतना मोमेंटस है. कराची एयरपोर्ट पे एक और सिक्योरिटी लैब्स एट अ टाइम. लुक एट देयर इंटेलिजेंस के जो चाइनीज़ फ्लाइट जिस वक्त आई, वो जो 2 चाइनीज प्रिसाइसली CPAC पे काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट में, उन्हीं को हिट किया एंड दे डाइड. और हम क्या है, वी हैव टू बी एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ चाइना. विद चाइना नाउ डिमांड्स, कहता है कि हमें आपकी सिक्योरिटी इदारों पे कोई भरोसा नहीं है. हाँ. और अब तो आपने देख लिया सिंध में चाइनीज़ ने कंप्लेन की है कि हमसे पैसा मांग रहे हैं पुलिस, राइट? तो आप ये देख लीजिए कि ये महा इनकॉम्पिटेंस है एक तो ऑन एवरी लेवल. कमिंग बैक टू ईरान, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. देखिए ईरान में जब से खुमैनी साहब आए
उनका एक पाइप ड्रीम रहा कि पाकिस्तान को फतह करना. पाकिस्तान हैज़ द सेकेंड बिगेस्ट शिया पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, राइट. और और एक हमारे यहाँ बरेलवी तबका भी है जो अकीदत रखता है. तो देव इन्वेस्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान और सॉफ्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान. पाकिस्तानियों की वो नेचर ही नहीं है. पाकिस्तानी ने हाँ मौलवी को मौलवी ही रखा है, मौलवी को कभी हुकूमत नहीं दी, राइट. वो नेचर में नहीं है हमारे. बट दे इन्वेस्टेड दो सिक्योरिटी. अब कराची में आपने सिप मोहम्मद खोली जिसने किलिंग्स की, एंड वो हसन बिन सबा वाली स्टोरी, दे आर इनटू प्रिसाइज किलिंग ऑफ यू नो सुन्नी देवबंद मौलवीज टू क्रिएट केओस. और फिर वहाँ से भी रिएक्शन आता है. इन्होंने मतलब पारा चेनार में ईरानियन आपने देखे वेपन्स पकड़े गए. लेट इट बी अ पाकिस्तानी प्रॉब्लम. यू आर नो वन टू सेंड वेपन्स टू एनी वन इन पाकिस्तान. फिर पाकिस्तानी अब्दुल सत्तार जो थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक बार ईरानियन को चेक दिया था कि आपने ये जो किया. फिर उसके बाद जो BLA के कमांडर्स हैं, राइट, पाकिस्तान ने अटैक किया जब चाइना ने वहाँ पे किया. दे हैव बिन गिविंग रेफ्यूज इन ईरान. और जो ईरानी समझते हैं कि फिर पाकिस्तान का ईरानियों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान, जो हमने जंदुल्ला का जो मेंबर था जो टर्की से उड़ा था, वो हमने एज अ गिफ्ट तेहरान में उतार के दिया. अब्दुल मालिक रेगी और अली रेगी वगैरह को जब दिया था जंदुल्ला को. तो पाकिस्तान हैज़ डन अ लॉट फॉर ईरान. अनफॉर्चुनेटली ईरान इटसेल्फ उन्होंने कुलभूषण यादव जैसे लोगों को पनाह दी. क्या चाबहार में ईरानियन इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि कोई रह रहा है, राइट. तो यू नो दैट डबल प्ले विच ईरान प्लेज विद पाकिस्तान. फिर उसके बाद जो है आपकी GCC में जो डिस्टेबिलिटी ईरान लाना चाहता है. देखें GCC पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी मफाद GCC से 50-60 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं. सबसे बड़ी रेमिटेंस जो लाइफ लाइन है जो कल ख़त्म हो गई, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा. ईरान वांट्स टू डिस्टेबलाइज दैट रीजन थ्रू प्रॉक्सीज, बी इट इन यमन, सीरिया में ख़त्म हो गई, आप लबनान में हैं या इवन उनकी है. तो पाकिस्तान बिगेस्ट कंसर्न इज़ कि GCC जो है वो डिस्टेबलाइज नाउ. ईरान थिंक्स पाकिस्तान वुड बी एंकर if an attack on Iran happens by Americans or Western power, Pakistan would be used as a base. That's what Iran thinking is. तो पाकिस्तान न्यूट्रल कंट्री रहेगा, but I think enough of tolerating Iranis from a national security point of view, and it's about time हमें खुल के बात करनी चाहिए कि आप हमारे ब्रादर मुल्क तो हो, लेकिन आप हमारे सौतेले ब्रादर मुल्क हो. जो आपका रवैया है हमारे साथ, राइट. यू बिकम अ स्टेप ब्रदर एंड समहाउ यू बिन, आप तो वो हजरत यूसुफ के भाई बन गए हो, राइट ना. तो आपका पूरा प्लान ये है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना. चाबहार पे कभी आप अफगान तालिबान, आज ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर है जो मुल्ला हैबतुल्ला जो है अफगानिस्तान में, इफ आई मे से दिस, कि वो जो है वो एक ईरानियन प्रॉक्सी बन के रह गया इतनी, जबकि वो देवबंद है और कितना तालिबान, तो उसकी इनर सिक्योरिटी ईरानियन इंटेलिजेंस दे रही है, क्योंकि वो खुद भी डरा हुआ है कि अपने ही लोग, क्योंकि तालिबान रिजीम इटसेल्फ इज कोलैप्सिंग. 3 of the top guys have moved to a third country. उसने बैन लगाया हुआ है, तालिबान बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज द अमेरिकन फंडिंग हैज स्टॉप नाउ, जो $150-200 मिलियन मिलती थी. तो इन दिस जियोपॉलिटिकल गेम पाकिस्तान हैज़ अ नेबर विच इज़ अ फेल्ड स्टेट विच इज़ अफगानिस्तान, राइट. उसके बाद ईरान है which I call an enemy country, and I'm using a word enemy जो बहुत लोगों को तकलीफ होगी इस बात से, has never been supportive of Pakistan. I'm not saying it on any sectarian basis. I'm saying it, मैं आपको बता रहा हूँ उनके तो ताल्लुकात सुन्नी देवबंदी तालिबान के साथ हैं. तो बट ईरान इज़ एन एनिमी कंट्री, बिकॉज मैं एनिमी क्यों कहूँगा, क्योंकि वहाँ से आपके सारे जो मेजर टेररिस्ट हैं वो पकड़े जा रहे हैं. BLA की लीडरशिप आपने छुपाई हुई है. आप थ्रू प्रॉक्सीज पाकिस्तान में स्मगलिंग को प्रमोट कर रहे हो, जो कि रोका हुआ है, जो कि आपकी माशी जो आपकी डिस्टेबिलिटी ला रही है बलूचिस्तान में. उसके अलावा आप हमारी एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसे आपने रेडिकलाइज कर दिया है थ्रू योर प्रॉक्सी ऑफ
ऑफ जितने भी आपके ट्रेंड होके ईरान से यहाँ पे मुल्लाज आते हैं, राइट. तो वो जो है हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस. ऑब्वियसली ऑन द ईस्ट इज इंडिया. मैं ये कहना चाहता, सॉरी अगर मैं आपकी एक बात करूँ, मैं आपको ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा, देयर इज सो मच टू अनपैक हियर, लेकिन इंशाल्लाह फॉर अदर पॉडकास्ट एज वेल. लेकिन आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी फेल्ड स्टेट अफगानिस्तान, तालिबान रूल, जहाँ पे TTP तालिबान अब तो तालिबान उनको अपनाती है, ईरान हमारा दुश्मन, चाइना लूजिंग फेथ इन अस, इंडिया हमारा हिस्टोरिकल दुश्मन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे अभी भी वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, दी सब नेशनल मूवमेंट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, द TTP इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर. एक हमें कहानी सुनाई गई थी कुछ साल पहले कि ज़रबे अज़ब के बाद हमने चूंटियों की तरह ख़त्म कर दिया टेररिज्म को, जो ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स नज़र आना शुरू हो गया कि बिल्कुल सच नहीं था. लेकिन आज की तारीख में आर वी एट द मोस्ट डेंजरस पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री. लेट्स टॉक सॉल्यूशंस. यस, अब आपकी बात सही है. सब लोगों ने बात करते हैं, एनालिसिस कर लिया, सॉल्यूशंस क्या हैं. देखिए, लेट्स टॉक अबाउट ख्वारजीज, जैसे TTP कहते हैं. तो TTP का मसला है कि दे आर 4,000 to 5,000 एक्चुअल फाइटर्स. उनकी जो फैमिली है वो 40-50 हज़ार है जो अफगानिस्तान में फंसी हुई है. हमने कतर के थ्रू अभी टॉक्स करके UAE के साथ कैंप्स बनाए जहाँ उनकी फैमिली रिहेबिलिटेट करे. TTP में भी स्प्लिट हो गया है. उसके 6,000 मेंबर्स में से 2-2,500 इज do not agree with the leadership and not settling their families in Afghanistan, but they've come into A areas in Pakistan and B areas to fight. तो जो हमने अभी जैसे 30 लोग मारे, राइट. तो ये लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं DI खान, इन अदर एरियाज, स्पेशली जो हमारे B एरियाज या C एरियाज में पेनिट्रेट कर रहे हैं. पाकिस्तान आर्मी इज़ फाइटिंग अ वॉर वहाँ पे, राइट, with them. Are we winning the war against Khwarjis? Yes. But problem is that it's a long war. There are a lot of people and a lot of उनकी families हैं. So they are, समझे कि they are in a limbo, या मरना है या मारना है, because उनकी families भी वहाँ फंसी हुई हैं. हम एक तरीके का हल ढूंढ रहे हैं. And I personally think the mistake which General Bajwa did or General Faiz did as a policy on negotiating and bringing them back has failed, and that is why you see that sort of insurgency in this side. फिर तालिबान से हमारी जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई, they are arming them with something like $45,000 to $50,000 plus ये स्मगलिंग से पैसा बनाते थे डिफरेंट रूट से, वो पाकिस्तान ने बंद किए हैं. तो द मनी इज़ गोइंग आउट. तो ऑन दैट पार्ट देखें, ये जो मॉडर्न इंसर्जेंसी और रिसर्जेंस ऑफ TTP है, दैट वुड डिमिनिश इन ईयर एंड अ हाफ. देयर आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स, राइट, ऑन दिस. कमिंग बैक टू द साउथ, अच्छा, इसमें KPK में आपको पता है एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी है. बिल्कुल. जो PTI है वो अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम और हुसैन को भी सलाम, वो कहते हैं. सो द हिपोक्रेसी ऑफ पॉलिटिशियंस एट टाइम, इफ आई मे से, PTI जो है वो स्टेट ने भी उसे डेस्परेट कर दिया है, राइट. लेट्स बी ऑनेस्ट, हमको इस्टेब्लिशमेंट के लोग ना लगें, उनकी भी पॉलिसी गलत है, PTI की भी पॉलिसी गलत है. अब PTI KPK में क्या कर रही है कि दे आर, वो PTM के साथ भी जा रही है, हैज़ बिन सॉफ्ट ऑन TTP एज वेल एट अ टाइम. उसे TTP को तो आके फोरफ्रंट पे कहना चाहिए कि ये ख्वारजी जो हैं, है ना, प्रॉपरली कहना चाहिए कि अब वो खिलाफ है हमारे मुल्क के और हमें मारना चाहिए. इट हैज़ टू बी सिविलियन लेड पश्तून सेकुलर मूवमेंट अगेंस्ट दीज पीपल, राइट ना. वो नहीं हो रहा, राइट. तो आपकी सेंस ऑफ एलियनेशन बढ़ रही है, राइट. इतना देखने में आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोग हैं वो नफ़रत में इतने जा चुके हैं, वो सेलिब्रेट तक करने लगे हैं हमारी फ़ौजियों की शहादत, जो कि गलत बात है. टोटल कोई अग्री नहीं करता. मेरे ख्याल से PTI के जो सेन मेंबर्स हैं वो भी नहीं करते, राइट. तो वो TTP का मामला देखिए, आज नहीं तो 1-1.5 साल बाद नेगोशिएशंस प्लस किल टॉक टॉक इट वुड फिनिश. एंड विद अफगानिस्तान गेटिंग, अगर वो अफगानिस्तान ख़राब हुआ तो फिर मामला और ख़राब होंगे,
बिकॉज वहाँ पे आईसिस का फैक्टर भी आ गया है और डिफरेंट हो रहा है, तो वो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड जोन. अमेरिकन इंटरेस्ट वुड कम एंड यूड सी अमेरिकन एंड पाकिस्तानीज वर्किंग टुगेदर वेरी सून ऑन अफगानिस्तान through Qatar, because they don't want Afghanistan to launch another attack, because you have now Hamza bin Laden seen in Afghanistan 3 days back, active. So there could be a resurgence of Al-Qaeda in Afghanistan, right? So since it's a failed country, you would need man inside Afghanistan. और हमारे लोगों ने बड़ा काम किया. अभी मैं वेरी रिसेंटली BLA एक आदमी जा रहा था, BLA का कमांडर खातून आई, उन्हें छुरी घोंप के चले गई काबुल में, राइट, जिन्होंने कुछ काम किया था पाकिस्तान में. तो पाकिस्तानीज जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है आर वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर फॉर नेशनल सिक्योरिटी. दे हैव गॉन मोर अग्रेसिव. हमारी अगर आप देखते थे कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी. IBO में कैजुअलिटीज़ हो ही नहीं सकती थी इंटेलिजेंस बेस उसमें. तो हमने अपनी पूरी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन चेंज की है और सिक्योरिटी एनालिसिस करके काउंटर टेररिज्म में ये किया है कि जो पहले MI या ISI का अफसर उन्हें इंटेलिजेंस देता था ग्राउंड यूनिट्स को IBO में, वो हमने स्ट्रेटजी चेंज की. अपने जो फील्ड कमांडर है जो जा रहा है उसी को इंटेलिजेंस का हेड बनाया. तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एक कंपाउंड है, आपके पास इंटेलिजेंस आई कि वहाँ 13 लोग रहे हैं. अब वो आई इस्लामाबाद से और फिर बलूचिस्तान से और फिर आपके पास आई या TTP या उस पर आई. आप जाते जाते उसे 13 घंटे हो गया, वो 13 लोग नहीं रहे, वहाँ पे हो सकता है 26 लोग हो गए. बिल्कुल राइट. तो आपके जाते थे कैजुअलिटीज होती थी. अब जब ग्राउंड इंटेलिजेंस होगी और रियल टाइम इंटेलिजेंस होगी, एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन्स एक्सटेंसिवली इन आवर ऑपरेशंस. आप देखते हैं बड़ी वीडियोस, ड्रोन्स मोटर भी वो फेंक रहा है. उसके बाद आपके पास थर्मल इमेजिंग भी अच्छी आ गई है. तो उसकी वजह से आपके IB ऑपरेशंस में कैजुअलिटीज़ कम होने लगी हैं, विच इज़ अ गुड साइन. यू आर गोइंग फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ पीपल. कैजुअलिटीज़ आपकी कम हो रही हैं यूजिंग साइंस एंड डूइंग बेटर. अच्छा, कमिंग बैक टू साउथ, बलूचिस्तान इज़ डेंजरस. सो देयर इज़ 3 एलिमेंट्स इन बलूचिस्तान. एक BLA, मजीद ब्रिगेड का नाम आप सुनते होंगे. उसके बाद आपके पास जो है वो इरानियंस आर सपोर्टिंग देम, रॉ इज सपोर्टिंग एंड तालिबान आर सपोर्टिंग. 3 एलिमेंट्स सपोर्टिंग BLA. और उनकी अपनी इंडिजिनस मूवमेंट है. BLA का अनफॉर्चुनेटली बिगेस्ट हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में. सबसे ज़्यादा बलोच कहाँ रहता है, कौन से शहर में रहता है, आप बताएंगे मुझे? कराची में. कराची इज़ द बिगेस्ट बलोच सिटी. कराची इज़ द बिगेस्ट पश्तून सिटी इन पाकिस्तान. कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी, इज़ द सिटी, राइट. तो कराची में जो हेडक्वार्टर्स है वो BLA है. और उसका सबूत अब तो मारंग बलोच ने भी आके कह दिया कि कराची तो हमारा था, राइट. तो उससे काफ़ी सिंधी नेशनलिस्ट नाराज़ हुए. तो BLA is working with an organization called Jaihind and Jascom, and with Sindhi nationalists who has aspiration for making independent Sindh. तो उनके पास एक नेटवर्क आ गया है सिंधी नेशनलिस्ट और रेसिस्ट. अच्छा, मैं नेशनलिस्ट और रेसिस्ट का अल्फाज वो मैं 2 डिफरेंट है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो नेशनलिस्ट होते हैं ना वो रेसिस्ट होते हैं, है ना. वो हमारे यहाँ बहुत लाइन थे ना. जो अपने आप को नेशनलिस्ट होता है, नेशनलिस्ट तो बहुत अच्छा आदमी होता है जो अपनी नेशन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. बट अनफॉर्चुनेटली आवर नेशनलिस्ट हैज बिकम रेसिस्ट. तो यू सी PTM व्हेन दे से ब्लैंकेट ऑल पंजाबीज और दे डोंट कंडेम यू नो व्हाट हैज हैपेंड 2 days बिफोर इन बलोचिस्तान, जहाँ पे 7 लोगों को निकाल के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे कि वो लोग शहीद हैं, राइट. ऐसी मारंग बलोच से भी निकल रहे. तो बलूचिस्तान इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कराची. यू हैव सीन हमने अभी कराची अटैक्स बात की कराची पे, और उनकी जो नेशनलिस्ट मतलब एक मूवमेंट भी चल रही है और वो सदारों के हाथों से चली गई है. तो आपके पास बरामदाद भुट्टी या महरान बलोच, इन सब के दे आर ऑल गिनी पिग्स नाउ, यू नो, यूज्ड एंड अब्यूज्ड जिन्होंने करना था. अब ये डेंजरस बन गया. अब ये मूवमेंट है मस्तूंग की, ये मूवमेंट है यू नो अपना. अब हमारे जो डेरा बुगटी से अब आपकी ख़त्म हो गई. अब आपके पास यू नो ताफ्तान से लेके ये पूरा एक एरिया जो है, ये इंसर्जेंसी गवादर इज़ वन पार्ट ऑफ इट. तो वो मिडिल क्लास मूवमेंट है, स्टूडेंट लेड. अब इन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल है, राइट. तो अब इंटेलिजेंस एजेंसीज, अब मैं आपको बताऊँ, ये बच्चे रेडिकलाइज PUBG के थ्रू हो रहे हैं, ये बच्चे रेडिकलाइज Xbox के थ्रू हो रहे हैं.
स्मार्ट, और वहाँ तक पकड़े लोग हैं, पबजी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे थे, अभी पकड़े गए लोग। आप मुझे कह रहे हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पबजी के थ्रू लोगों को रिक्रूट कर रही हैं? राइट। एक गेम है यू ब्लॉक्स, उसके थ्रू 3 लोग पकड़े हैं बलूचिस्तान में। सही है। बलूचिस्तान एक नेशनल मूवमेंट थ्रू यू ब्लॉक्स कर रहा है, बिल्कुल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। राइट। एंड पॉइंट इज कि अगर आप समझते हैं उसकी सर्वर की एक्सेस नहीं है तो एक जुडिशियल ऑर्डर चाहिए होता है, वो एक्सेस ले लेते हैं। तो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो और कौन कर रहा है? प्रॉक्सीज ईरान में बैठी हुई हैं, स्टेबल, कंपैरेटिवली स्टेबल मुल्क, और वहाँ से रिक्रूटमेंट हो रही है, राइट। और इन लोगों को बनाया जा रहा है। अच्छा, तो इसका बलूचिस्तान में हल क्या है? बलूचिस्तान, ऑल्दो पाकिस्तान, आई पर्सनली बिलीव पाकिस्तान नीड्स अ बिग रेडिकलाइजेशन, डी-रेडिकलाइजेशन मूवमेंट, बट बलूचिस्तान में इट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, राइट। आपको वहाँ करिकुलम चेंज करने पड़ेंगे, डी-रेडिकलाइजेशन सेंटर बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस यार बहुत हो गया। आई थिंक ये जो है ना कि हम उनके पास इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड नो बलोच MNAs गेट मोर पेड देन एनी अदर थिंग्स। Do the Baloch people have as much money as the Punjab people? Is that true? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू एनी मोर। They have the resources अब हमने तो उनका वो भी बना दिया यार, अपना रेकॉर्ड डेक में दे आर, बलोच गवर्नमेंट इज द पार्टनर। अब इट इज टू द बलोच पॉलिटिशियंस, आपकी मिडिल क्लास। अच्छा, मेरा ओपिनियन है कि वी नीड डी-रेडिकलाइजेशन सेंटर्स इन बलोचिस्तान। What is a de-radicalization center? ये क्या होता है? तो हम जो समझते हैं कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, या हम समझते हैं उन्हें एक रिफ्रेशमेंट कोर्स कराया जाए 6 months to 1 year का इन बलूचिस्तान, जैसे चाइना ने खोले क्योंकि इसके खिलाफ, मतलब वो तो बहुत ही, बट वी हैव टू डू दिस इन बलूचिस्तान। अदरवाइज फिर आप मिसिंग पर्सनस वाली बात देखेंगे, they have to go through this course. Number 2, let me de-radicalization centers बहुत soft word है। Number 2, detention center नहीं कह रहा हूँ मैं, de-radicalization center कह रहा हूँ, because some of the people are so radicalized through books, folklore, हमारे साथ जुल्म हुआ वाली कहानी, उन्हें सच्चाई बताने की ज़रूरत है और इन्हें सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है बॉस? व्हेन यू आर अ स्टेट ऑफ वॉर ना, अब तो वो लोग, आई वाज स्पीकिंग टू समबडी फ्रॉम BLA yesterday, वो कहते हैं हम आपको मारेंगे, आप हमें मारें, तो दिस इज़ वॉर, तो देयर आर नो रूल्स इन वॉर। तो हमारे जो इन पाकिस्तान यू हैव टू चूज, इन पाकिस्तान इट्स यू हैव टू चूज बिटवीन माय सन ऑफ अ बिच वर्सेस योर सन ऑफ अ बिच, राइट। व्हेन यू गो डाउन टू दैट लेवल, तो सो बी इट। तो डी-रेडिकलाइजेशन सेशन, करिकुलम change in Balochistan from primary level enforcement, in a sense कि आपका जो यंग जनरेशन रेडिकलाइज हो जाएगी बाद में, उससे अभी से काम करना, इट्स अ 15 years प्रोसेस। नंबर 3, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिसिंग ना, एब्सोल्यूट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिसिंग। ये जो हमारे पुलिस ऑफिसर पंजाब और सिंध से सिर्फ बैच लगवाने बलूचिस्तान आ जाते हैं वापस, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। नंबर 4, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अभी प्रॉब्लम एकदम से रीसर्फेस की है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि स्मगलिंग रूट्स बंद किए हैं, बहुत सारे एरियाज़ का माश इससे है। तो आपकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो एलियनेट हो गई है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, तो दे आर सपोर्टिंग मिलिटेंट्स। बिल्कुल, उसका भी हमें एक वहाँ पे तो एक हल करना, स्मगलिंग रूट्स खोल दें। स्मगलिंग रूट्स अगर आप खोलें नहीं तो उन लोगों को एक वहाँ पे फैक्ट्री लगा के दें, या कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें और उन लोगों को इंटीग्रेट करें टू मेनलैंड पाकिस्तान, और उसे कोई ना कोई एक आप जब आप उन लोगों को एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव तो दें ना चीज़ों पे। आप एकदम से कह दें जी मेरे पास बंद है, 30,000 लोग बेरोजगार हो गए, पूरी टाउन उस पर, तो व्हाट डू यू थिंक हु विल सपोर्ट देम? लेकिन इसी तरीके से आपने थोड़ी देर पहले बात की डी-रेडिकलाइजेशन की, अगर आप उन लोगों को एक कैंप में डाल के डी-रेडिकलाइज करेंगे तो ये तो कंफर्म्ड ऐसे नहीं निकलेंगे कि उनके घर वाले, उनकी फैमिली मेम्बर्स और मज़ीद आप मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे बाप को, मेरे दादे को इस तरह करेंगे तो मैं शायद और मज़ीद सब नेशनल मूवमेंट की तरफ जाऊँ।
सही है, मार दिए जाएंगे फिर। मसला पॉइंट लेट्स बी रूथलेस। सबसे बड़ा बदमाश स्टेट ऑफ पाकिस्तान को होना चाहिए, राइट? अब ये नहीं चलेगा, और ये अगर कोई समझता है कि मुल्क टूट जाएगा, हम अलहदा कर लेंगे, तो देयर इज एक और चीज़ मैं बता, देयर वाज नो सच थिंग एज बलूचिस्तान बिफोर पार्टीशन। कलात एक स्टेट था, डेरा भुगटी इंडियन स्टेट था, और बाकी सब ब्रिटिश कंट्रोल था। इट वॉज पाकिस्तान। मैं आपको मैप दे दूंगा भाई, लोग भूल जाते हैं। देयर वाज नो सच थिंग एज वन इंडिया, इट वॉज प्रिंसली स्टेट्स। देयर वाज नो सच थिंग एज बलूचिस्तान ना। हमें स्टेट को स्ट्रेटेजिक मूव्स लेने पड़ेंगे, हमें इतना सेफ बनाना पड़ेगा बलूचिस्तान। अब जो कैंप्स की बात है, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। आप भी उस पर वो थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन पॉइंट इज हमें क्या है, हम सुसाइड बम्बर्स को के लिए भी हमने कैंप्स बनाए थे, डी रेडिकलाइजेशन तालिबान के लिए भी बनाए थे, जो लोग थे जो कि अपने, और फरारी कैंप्स के लिए भी हमने डी रेडिकलाइजेशन क्लासेस की थी। डी रेडिकलाइजेशन सिर्फ सेंटर में सिर्फ ये नहीं करें कि आप सिखाएं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, उन्हें स्किल बेस्ड लर्निंग सिखाएं, एसी मैकेनिक बनाएं, उन्हें सोसाइटी में इंटीग्रेट करें, उन्हें फैमिली चूज़ करें पंजाब में, फैमिली चूज़ करें कराची में, फैमिली यूज़ करें क्वेटा में, पेशावर में, जो उनके साथ कहें यार आप 15 दिन रहो। That integration ना would change opinions. Unfortunately, वरना फिर आप वही मशशुदा लाशें देखेंगे, because these times need desperate measures ना। और हमें चाइनीज के साथ भी रीनिगोशिएट करना चाहिए। कैसे? हाँ, अब आपने CPEC की बात की। CPEC हम $29 बिलियन का हम जो है वो एक बायलैटरल रोल ओन करते हैं। 41 बिलियन की चाइना से बात होती है, तो चाइनीज़ को भी हमें बताने की ज़रूरत है कि सही है यार, वी टुक अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक मूव फॉर नॉट जस्ट अस, फॉर यू, बाय बर्निंग आवर अलायंसेस with the West, with countries we export the most, countries where सबसे ज़्यादा जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, हमारी कल्चरल असिमिलेशन, हमारे मजहबी एफिलिएशंस हैं उनके साथ, तो we burn that thing for CPEC. And what has CPEC done for us? अब चाइनीज़ आके कहते हैं जी हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। हाँ, हमारी इनकॉम्पिटेंस है बॉस, मगर पंगा आपकी वजह से हमने लिया हुआ है, राइट? दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड इफ़ द चाइनीज़ से कि हम डर जाएंगे, so what kind of equal partner are you with us? You should understand this situation. जो हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ है, पार्टली आपकी वजह से भी तो हुआ है। तो दिस इज वेयर द थर्ड एलिमेंट कम इनटू BLA, डी रेडिकलाइजेशन, और वो सारी चीज़ें तो हैं। बट जियो पॉलिटिक्स में कितने अटैक हुए भाई, मुझे बताया अफगानिस्तान में लिथियम फैक्ट्री, लिथियम माइनिंग हो रही है चाइनीज़ के ऊपर, अफगानिस्तान में कितने अटैक हुए? नहीं हुए ना। डरे में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करे, बट 0 अटैक्स। बिल्कुल राइट। यहाँ पे देयर इज अ इवन अलायंस बिटवीन TTP एंड BLA टू अटैक चाइनीज। एक आपके नॉर्थ में हो चुकी है सुसाइड बम्बिंग, बच गए थे, राइट? तो चाइनीज को हमें असर्ट करने की ज़रूरत है कि मियाँ इनफ ऑफ द थिंग्स। अगर आपको CPEC करना है करें, ये ना हो कि आपके प्रेसिडेंट चेंज हुए तो माओ की तरह पॉलिसीज चेंज हो जाए। वी आर इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो। वी टुक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क फॉर द चाइनीज टू गो ऑन बलूचिस्तान एंड CPEC। मैं फिर कह रहा हूँ, बाय बर्निंग आवर अलायंसेस विद द वेस्ट। IMF का बेल आउट अमेरिकन की वजह से मिला, राइट? आज अमेरिका हमारी सॉफ्टवेयर IT एक्सपोर्ट, हमारी टेक्सटाइल पे हमारी ओवर डिपेंडेंस है। अब हमें IT पे एक्सपोर्ट करना है, $3.5 बिलियन है, $6 बिलियन असली उतारते नहीं है, लेकिन हम IT एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? टू वेस्ट। बिल्कुल, और ऑप्शन नहीं है। और कौन सी मार्केट है? हु इज चाइनाज बिगेस्ट मार्केट? अमेरिकन्स, बिल्कुल, राइट? तो इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन ट्रम्प्स ऑर्डर और एनी, द रियलिटी इज कि अमेरिका इज द एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर में। चाइना वुड ऑलवेज बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। या तो अब चाइना हमसे कहें कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ है, चाइना से कहें हम सिर्फ मीट
पाकिस्तान का लेंगे आप और कंट्रीज में या आप मतलब कुछ तो हमें बेनिफिट ट्रेड डेफिसिट में हो, इक्वालिटी पे लाएं. आई थिंक वी हैव डन इनफ फॉर द चाइनीज. आई थिंक इट्स फॉर द चाइनीज टू स्टैंड अप. और मैं कहता हूँ over procurement of Chinese products, over dependence on military hardware, it will haunt us. Same, look at how Erdogan plays the game. So Erdogan comes to Pakistan, he becomes a Pakistani. He goes to Istanbul, वो इजिप्ट जाता है तो मुस्लिम ब्रदरहुड की दाढ़ी पहन लेता है, तो he's a Machiavelli in real sense. Machiavelli. So this is how countries are run. Even हमारे जो पड़ोसी भाई हैं, जी they are great at this, and this is a good thing. This is not a slight at someone. This is what diplomacy is. This is what. So Jaishankar goes to Russia. Jaishankar sits with Trump. Jaishankar, fantastic. Indonesian president was biggest Muslim country in the world, was रिपब्लिक डे में मेहमान था वहाँ पे. बिल्कुल. राइट, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. वो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं. वो रशिया से इंडियंस जो हैं वो एंटी अपना वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ले रहे हैं, S-300, और फिर वो अमेरिकन के भी क्वाड के भी मेंबर हैं. बिल्कुल. राइट. तो दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स एंड हाउ इट शुड वर्क. दिस इज हाउ इट शुड वर्क. तो हमारी पीपल लाइक अनफॉर्चुनेटली मुशाहिद हुसैन कम्स एंड से चाइना ही हमारा वो है. दे फॉरगेट emotions, keep emotions out of it. I think there should be diplomats who work on transactional relationship with people, not emotional. हाँ, तो अगर चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यार चाइना के हम मतलब हमने पूरा एक प्रोविंस जो है वो मतलब उस पे, और उसकी वजह से हमने एक नोगो एरिया बना दिया. कितने पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, मैं और आपके अम्मा अब्बा, हम लोग कह देंगे दुबई चले जाओ, यार बलूचिस्तान ना जाओ. दिस इज अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान. हम किस उस पर, एंड आई थिंक देयर इज अ रियलाइजेशन इन पाकिस्तान फॉर दिस. चाइनीज इन्वेस्टर्स हैव बीन टोल्ड नॉट टू एक्सपोर्ट ओवर फ्रॉम पाकिस्तान रॉ. अब वो कहा है कि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री आप बनाएंगे पाकिस्तान में. बिल्कुल. बलूचिस्तान नहीं जाना, कराची में बनाए. कॉपर इज अनदर पार्ट. डेकोडेक में जो बड़ी है गोल्ड के अलावा, लिथियम आयन फैक्ट्रीज आप कराची में लगाएं. उसमें जो भी अपना आपको बनाना है कॉपर से और स्टील से, वो आप अपनी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री बनाएं और जाएं. एंड आई थिंक चाइना कुड बी अ ग्रेट पार्टनर विद अस बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी हैव. अब वो चाइना को भी समझना चाहिए कि यार ये जो हमले हो रहे हैं ये आपकी प्रेजेंस हो रहे हैं, हमारी प्रेजेंस से नहीं हो रहे ना. हमारे तो वो लोग हैं. तो वो थोड़ा सा आई थिंक वी हैव टू रीअलाइन अ स्ट्रेटजी. सो जियोपॉलिटिकल, टू क्लोज दिस ऑफ, जियोपॉलिटिक्स, टेररिज्म has so much integrated in it, and terrorism is used to destroy your economic policy. Terrorism is used for geopolitical gains to, and the whole question between हम लोग ये discussion का मकसद ही ये है कि इंटेलिजेंस का काम है प्रीएम्पशन, फॉरेन ऑफिस का काम है हम इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स. इसाक डार who was a finance minister, is a deputy prime minister of Pakistan, and I personally think हम उनका मजाक उड़ाते हैं. इज अ गुड डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इकोनॉमिक सेंस और वो चीज़ें. तो हमें वी शुड बी रोबस्ट in our foreign policy. और जब हम बात करें even with the Chinese, we should talk on equal terms. बिल्कुल सही. Right? बिल्कुल सही. I think China needs Pakistan more than Pakistan needs China. Right? I think this is a good place to leave it. And fucking एक चीज़ बहुत important है, it's pro Pakistani, and I wanted to say Bangladesh. Bring Bangladesh. बांग्लादेश में जो revolution आया है and how वो उसके एक सेंट एंड्रूज आइलैंड है बिल्कुल जो कि डाउन है, जहाँ पे चाइनीज़ उन्होंने सबमरीन बेस दी और अमेरिकन्स बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं उस पर. तो ये जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, इंडिया इज़ गेटिंग स्क्वीज टू. बांग्लादेश हैज़ टर्न इनटू अ पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान कंट्री. बट एट द सेम टाइम हमने सिर्फ बांग्लादेश से इमोशंस पे नहीं, Pakistani investors needs to go to Bangladesh and invest. Military power is now secondary, soft power. Pakistani drama आज 25 million views ले रहा है per episode, more than at times Bollywood movie. Pakistani khana, has been redefined in last 5 years with people like Food Rangers and Mark Wains coming to Pakistan.
and credit goes to PTI government for the tourism part on this. No Let's doubt. be honest about it. तो उन्होंने रीब्रांड कर दिया, तो पाकिस्तानी खाने की जो इंडियन फूड कहते थे एक नई पहचान आ गई है. कोक स्टूडियो इज अ बिगेस्ट ब्रांड. सो यू नो सॉफ्ट पावर जी, और वो एक्सपोर्ट करें टू सॉफ्ट ढाका पावर टू एक्सपोर्ट. वी शुड हैव अ थिएटर ग्रुप. बिल्कुल, बिल्कुल. हमारा लॉन का कपड़ा, गुल अहमद, सफायर, यू नो खादी. बांग्लादेश पागल है, इंडिया पागल है इसके पीछे. हमारा शान फूड ब्लैक में जाता है इंडिया में, राइट. सो यू नो दैट सॉफ्ट पावर. मसाला इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, बट आज पाकिस्तानी मसाला शान फूड इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स. सो सॉफ्ट पावर इज व्हाट मैटर्स नाउ. ये जो मिलिट्री परेड्स हैं ये ख़त्म कर देनी चाहिए. ये जो हमारे ICC टूर्नामेंट्स के ऊपर जहाज़ों के GF-17 थंडर के ये ख़त्म होके हमारे पास कल्चरल शोज. यू नो दैट ओवर वी आर नॉट नॉर्थ कोरिया, वी आर पाकिस्तान, एंड दैट सॉफ्ट साइड ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर should be projected than any other. That is big part of your foreign policy now. Thank you. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया. As always आपने टाइम दिया. Inshallah when you're back in town we'll do this again. And thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.